नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय उत्तराखंड की जोरों पर चल रही है। लेकिन वही देखिएगा कि जून का महीना कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी गुजरता हुआ नजर आता है, क्योंकि 2013 की यदि हम बात करें तो 16 जून का वो दिन कोई नहीं भूला है, जब उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी आपदा देखने को मिली थी कि केदारनाथ के अंदर जो लगातार आपदा आई थी उससे कहीं ना कहीं सभी लोग अभी भी दुखी हैं। लेकिन वही देखिएगा कि अब जून का महीना चल रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं लगातार जो हादसे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक महीने की यदि हम बात करें तो लगातार हेलीकॉप्टर के जो क्रैश होने के हादसे हैं या इमरजेंसी लैंडिंग के हादसे हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवा चुकी है। लेकिन जून का महीना एक ऐसा होता है कि जो उत्तराखंड पर भारी गुजरता हुआ नजर आता है, क्योंकि जून के महीने में जो मानसून आते हैं तो मानसून आने पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले भी देखने को मिलते हैं और कई आपदा भी आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं सभी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और कहीं को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन वही देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर के इस महीने हादसे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को एक सबक लेना होगा और सरकार को कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्लान बनाना होगा कि किस तरीके से जो ये हादसे हैं उन पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है। और इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बैठक भी ली गई थी और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो उससे पहले उनको मौसम विभाग से पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और हेलीकॉप्टर की पूरी तकनीकी जांच करने के बाद ही कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी जा सकती है। इस तरह के नियम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर अब लागू करने जा रहे हैं। तो लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो इस तरह के हादसे हैं, हेलीकॉप्टर हादसे, वो जरूर रुकते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। साथ बीत चुकी है। इसी के चलते उद्धव शिवसेना से बड़ी चुनावी भविष्यवाणी सामने आई है। शिवसेना नेता ने दावा किया है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए तो मिलेगा 54% का वोट शेयर। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत का ट्विस्ट अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ JK 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को दिया था साथ आने का न्योता, कहा था मराठी मानुस के लिए आओ साथ। उद्धव ने न्योता स्वीकारा, बातचीत भी शुरू हो गई। लेकिन अब सियासत में आया है ताज होटल का ट्विस्ट। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से होटल ताज में की मुलाकात, बैठक करीब 45 मिनट चली। क्या ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या बीजेपी ने राज ठाकरे को रोकने का मिशन शुरू कर दिया है? क्या बीजेपी को डर है कि राज उद्धव का मिलन बदल सकता है BMC का गणित? इन जैसे कई सवाल है जो गुलदस्ते में है। अगर राज ठाकरे NDA में जाते हैं तो मराठी वोट बीजेपी शिंदे गुट के पक्ष में मुड़ सकता है और अगर राज उद्धव साथ आते हैं तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। मुलाकात के बाद सस्पेंस गहराया है। अब सियासत के खिलाड़ी खामोश है, लेकिन चालें तेज हो चुकी है। राज और उद्धव ठाकरे ब्रांड के लिए साथ आएंगे या राज ठाकरे फडणवीस करेंगे नया समीकरण, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव से पहले ही राजनीति में अब हर मोड़ पर सस्पेंस है और हर सस्पेंस में सत्ता का खेल। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफी जो है उठापटक जारी है। इसी कड़ी में जो है राष्ट्रीय जनता दल ने जो है एक बड़ी कार्ड खेल दिया है। उन्होंने जो है पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो औपचारिक घोषणा कर दिए हैं। लगभग जो 19 जून को जो है उनकी जो ताजपोशी होने वाला है। आप जानते होंगे कि जो मंगनी लाल मंडल है वो धानुक समाज से बिलोंग करते हैं और जो कार्ड जो है लालू प्रसाद यादव ने खेला है, कहीं ना कहीं जो है ये कार्ड जो है काफी जो 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें धानु समाज का वोट बैंक जो है लालू प्रसाद यादव को जो है मंगनी लाल मंडल जी दिला कर रहेंगे, क्योंकि धानुक समाज को भी जो है बिहार में कहीं पूछ नहीं हो रही है। इसी कड़ी में जो है जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जो जीतन राम मांझी, उन्होंने भी
अपने बेटा जो संतोष मांझी है उसको भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उथल पुथल में कोई किसी से कम नहीं है। एक तरफ परिवारवाद हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है, जो लालू प्रसाद यादव को लोग परिवारवाद कहते थे, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति से काफी उठकर जो है 2025 को चुनाव को साधने में लगे हुए हैं। मैं एक बार और मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस बार जो लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे, क्योंकि जो एनडीए को जो प्रश्न करेंगे तो वो लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव को कमान नहीं मिलेंगे, किसी भी कड़ी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो 2025 का जो चुनाव है, यह चुनाव जो है लालू प्रसाद यादव ही लड़ेंगे। उनका इशारों में उन्होंने कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक एनडीए को मैं परास्त करके रहूंगा। और इसी कड़ी में मैं सीट शेयरिंग को लेकर मैं बता दूं कि सीट शेयरिंग में भी जो है, कोई भी जो छोटे दल है अपने आप में कमजोर मानने को तैयार नहीं है। बड़े दल को जो है जैसे कंठ पे हाथ देते हैं और ऑक्सीजन जो है कम करते हैं, वही परिस्थिति हो गई है। अभी चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया है कि मैं 70 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी कड़ी में आप देख लीजिए, एनडीए गठबंधन में जब चिराग पासवान है, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी भी कह रहे कि हम 30 से 35 सीटों से कम समझौता पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उठा पटक जो है जारी है। इसी कड़ी में अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इंडिया गठबंधन में भी जो छोटे दल है वो अपने आप को कमजोर मानने को तैयार नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है विधानसभा का सीट मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैं खड़ा करूं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम जो है 60 से 65 सीटों जो सेटिंग सीट है उस पर जो है गठबंधन को देने के लिए हम जा रहे हैं। इसमें जो है कोई हिचकिचाहट नहीं है। सभी लोग 243 विधानसभा की तैयारी करें। 2025 का जो मैंडेट है, जो जनता दे रही है, वो हमें मिल रही है। बिहार में जो है बदलाव की जरूरत है और सरकार जो है हमारी बन रही है। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक के तारीखी शहर बीदर जिले से औराद तालुके से है। खासकर आज एक ऐसी इश्यू को लेकर है, आज किसानों के इश्यू को लेकर है। औराद तालुके के जो राइस संपर्क केंद्र में यहाँ पर दफ्तर तो है, लेकिन अधिकारी और यहाँ के स्टाफ पूरे तमाम गायब हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? औराद तालुके के किसान हैरान और परेशान। इनकी समस्या कौन हल करेगा? लेकिन आज औराद तालुके के अंदर ही किसान आज बहुत परेशान है। इन किसानों की समस्या कौन हल करेगा? औराद तालुके के किसानों की जो समस्या है बीज को लेकर, यहाँ पर इनको बीज बोने का वक्त गुजरने को है, लेकिन आज तक इनको बीज नहीं मिल पाया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों किसान यहाँ पर बीज के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो राइस संपर्क केंद्र गेट को ताला है। आखिर इन अधिकारियों को कौन एक्शन लेगा? हुकूमत कर्नाटका में कांग्रेस सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जो गड़ी भाग औराद तालुका है, यहाँ के किसानों को आज तक बीज नहीं मिल पाया है। यहाँ पर इन किसानों का कहना है कि देर रात तक यहाँ का बीज ब्लैक कर महाराष्ट्र और तेलंगाना को फरोख्त हो रहा है, यानी कि सेल किया जा रहा है। और जो बड़ा लीडर है या कोई बड़ा इंसान है उसी को बीज मिल रहा है, लेकिन गरीब किसान को यहाँ पर बीज नहीं मिल पा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के किसान लोग कह रहे हैं। आखिर इन किसानों की समस्या कब हल होगी? लेकिन तालुका अधिकारी भी गायब है। जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे का कहना है कि 80% यानी कि 80% यहाँ पर किसानों को बीज बोने के लिए पहुंचाया गया है, लेकिन ये किसान ही लोग हैं, कोई दूसरे आकर राइस संपर्क केंद्र के सामने नहीं ठहरे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील गन्नूरी के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, औराद, बीदर। यूपी के अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें 5 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं 1 दर्जन से जो लोग ज्यादा हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह फैक्ट्री जो वहां का एक गांव है उससे करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में चल रही थी, जिसके बाद वहां पर यह तेज विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि घटना के वक्त 25 से ज्यादा मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इसी दौरान किसी मजदूर के बच्चे ने
वहां फुलझड़ी जला दी, जिसके बाद वहां रखे पटाखे और जो बारूद था उसमें आग लग गया, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक लगातार तेज विस्फोट होते रहे और वहां पर जो अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस दौरान जो फैक्ट्री थी वो मलबे में तब्दील हो गई और साथ ही साथ जो उसके छींचड़े थे वो करीब 300 मीटर की दूरी तक जाकर गिर गए, जिसके बाद आसपास के जो लोग थे वो बाहर निकले और जिसके बाद वो घटना स्थल की तरफ दौड़ते आए। जिसके घटना की बाद जो सूचना जिला पुलिस और स्थानीय जो पुलिस है वहां को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम है जो मौके पर पहुंची है, उन्होंने बाकायदे वहां पर जांच की बात कही है और जांच भी की जा रही है। वहीं जो डीएम निधि गुप्ता है उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिसमें जो एडीएम एफआर है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उनका कहना है कि जल्द ही जो कमेटी है वो अपनी जांच रिपोर्ट देगी, जिसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह घटना जो हुई है इसके बाद से आसपास में एक भय का माहौल है और लगातार जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई दिनों से जो पटाखा फैक्ट्री थी वो अवैध रूप से चल रही थी, जिसमें उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर मिली भगत के आरोप भी लगाए हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि जल्द जांच के बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। इस जो घटना हुई है इसमें यह हादसा इतना तेज था कि जो आसपास के लोग थे वो इतने सहम गए, डर गए, जिसके बाद से लगातार वो घटना स्थल की तरफ दौड़ते चले आए। यही बताया जा रहा है कि जो हादसे के वक्त करीब 25 से ज्यादा जो लोग थे इसमें वह काम कर रहे थे, जिसमें अब कई लोगों की जो हालत है वह नाजुक बनी हुई है, जिन सभी का उपचार अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। अमरोहा से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और इतने दिन से अगर बात करें पूरे उत्तराखंड के मौसम की तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब नजर आ रही थी। बीते दिन मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि आने वाले दिनों में भारी बरसात देहरादून में और तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और आज सुबह से लगातार देहरादून के अंदर बारिश हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तमाम इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहां पर भी भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। बीते शाम से जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं नदियों की अगर हम बात करें, जो रिस्पना नदी है और साथ ही साथ जो बिंदाल नदी है, वहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ने से स्पीकर के माध्यम से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है, उन्हें सचेत किया जा रहा है कि नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, तो किसी भी तरीके के लोग नदियों किनारे ना रहें। साथ ही साथ बात करें कि बारिश के मौसम में पनपने वाली बीमारी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, नगर निगम लगातार दावे और वादे कर रहा था कि उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है और मानसून का कहीं ना कहीं कि प्री मानसून का एक तरीके से आगाज हो चुका है। और इसको देखते हुए जो नगर निगम ने वादे और दावे किए थे कि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, तो कहीं इलाकों में जो पानी की ब्लॉकेज होने की दिक्कत है वो सामने आई और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को भी इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से मानसून आने ही वाला है तो इसको लेकर के कहीं पर भी जलभराव की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि इससे तमाम एक्सीडेंट और कई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के नगर निगम अपनी पूरी तैयारी कर ले। साथ ही साथ उच्च हिमालय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लगातार लैंडस्लाइड और तमाम प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं को देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर के जो तमाम जिम्मेदार एजेंसियां, चाहे SDRF हो चाहे NDRF है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी तरीके की घटना की सूचना मिलने पर उनको रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम जो ऑपरेशन है उनके लिए उनको अलर्ट किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में आए दिन तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबरें लगातार सामने आती हैं। इसी कड़ी में एक और मामला आज फरीदाबाद के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला, जहां पर एक टैंकर से 2 युवकों की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला दरअसल बताया जा रहा है कि 2 युवक जो कि फरीदाबाद से रोज़ाना नोएडा के लिए एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाते थे, सुबह के वक्त
उसी दौरान वो जो है जॉब पर जा ही रहे थे कि एक टैंकर जो है दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा था, तभी अचानक वहाँ पर उनके पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक जो है घसीटती हुई लंबी दूरी तक जा पहुँची, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए दोनों युवकों को जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बॉडियों को रखवा दिया है और परिजनों को इसकी जानकारी दी है। तो वहीं लोगों का यह कहना है कि जो टैंकर चालक था वो मौके से फ़रार हो गया और पुलिस अब उसकी जो है पूछताछ और छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में रोज़ाना इस तरह के जो दुर्घटना घट रही हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस प्रशासन हो या फिर हाईवे अथॉरिटी को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ाना जिस तरह के मामले सड़क दुर्घटना के सामने आते हैं उससे कहीं ना कहीं परिवार के जो लोग होते हैं वो इस हादसे में जो है अपनी जान गंवा देते हैं और पीछे उनका जो है परिवार रह जाता है। ऐसे में अब 2 युवक जो कि पलवल के कनेरा गांव के रहने वाले थे और रोज़ाना नोएडा जो है ड्यूटी करने के लिए जाते थे, लेकिन आज जब सुबह वो अपने ड्यूटी के लिए ही जा रहे थे तभी एक टैंकर चालक ने उनके पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कर रही है, लेकिन जो ड्राइवर था वो मौके से फ़रार है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ में कई महीनों के गर्मी छुट्टियों के बाद जो है आज से शिक्षा सत्र यानी आज से जो है शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यानी कि आज से प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है आज से जो है शाला प्रवेश जो है मनाया जा रहा है। सभी स्कूलों को जो है प्रदेश के जो है खोल दिया है। इस मौके पर जो है आज तमाम जो प्रदेश के सभी स्कूल है वहाँ पर बड़े धूमधाम से जो है प्रवेश शाला उत्सव जो है मनाया जा रहा है। सबसे पहले सभी स्कूलों में जो है कई जो है अभिभावकों के साथ जो है जनप्रतिनिधि सहित तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, जहां पर पारंपरिक ढंग से बच्चों को जो है स्कूली जो बच्चे हैं जो नए एडमिशन ले रहे हैं, जो पुराने हैं, सभी को लेकर के जो है माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर जो है आज से जो है प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जो है धूमधाम से जो है पूरे प्रदेश भर में जो है मनाया जा रहा है। और आज से जो है शिक्षा सत्र यानी कि जो है स्कूलों की जो है शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बड़े प्रदेश के जो नेता हैं और सहित जो लोग हैं वो जो है तमाम जो लोगों को जो है बधाई दे रहे हैं, स्कूली छात्रों को बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है प्रदेश के तमाम अभिभावक और परिजनों को जो है उन्होंने एक्स के पोस्ट के माध्यम से बधाई दी। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों जो है आज से स्कूल की घंटी जो है बजनी शुरू हो गई है। एक नए दौर का जो है आज से किस्सा शुरू हो गया है। नई किताबों की खुशबू के साथ आपको रहने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, प्रश्न के साथ जिज्ञासा बढ़ाइए और प्रदेश के नाम रोशन कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। आपको बता दें कि युक्तियुक्तकरण के बाद जो है प्रदेश में जो है आज से स्कूल जो है वो खुला हुआ है। और जिन स्कूलों पर जो है टीचर कम थे, इस युक्तियुक्तकरण के माध्यम से वहां पर टीचर की व्यवस्था की गई थी। जिन स्कूल में बच्चे कम थे वहां पर स्कूल को मर्ज किया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा प्रदेश में जो है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं युक्तियुक्तकरण के बाद जो है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इसके माध्यम से शिक्षा में कितना सुधार होता है, बच्चों में कितना परिवर्तन होता है, और आने वाले सत्र में तो ये सब पता चलेगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। कानपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम की कहीं ना कहीं देखने को मिली बड़ी लापरवाही। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झोला छाप और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर आदेश दिया था किसी तरीके से बिना मानक विपरीत जो हॉस्पिटल है उनको बंद करने के आदेश दिए थे और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई भी करने का आदेश दिया था। वहीं आपको बता दें कि कानपुर ही नहीं, कानपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों का कहर देखने को मिल रहा है, जो कि आम जनमानस हो या मरीजों के साथ खिलवाड़ भी करते हैं।
ऐसे में जहां गर्मी अपनी परम चरम सीमा पर है, वहीं पर ग्रामीणों क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल क्लिनिक करे हैं, इन पे आए दिन ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है जो कि आम जनमानस के साथ खिलवाड़ करते प्राइवेट डॉक्टर या झोला छाप नजर आते हैं। ना ही इनके पास किसी तरीके से डिग्री है और ना ही किसी तरीके से लाइसेंस। ये एक सिर्फ प्रैक्टिस किए हुए डॉक्टर होते हैं, अपनी मनमानी और धड़ल्ले से पैसा वसूली का कार्य चालू करते हैं। ऐसे में ही कई खबरों का विक्षार्थ हुआ है, मगर अभी तक किसी तरीके से कानपुर प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना ही ये कार्रवाई अगर की जाती है तो सिर्फ खानापूर्ति और कागजी कार्रवाई पे धरातल पे कागजी कार्रवाई होती है, मगर धरातल पे कोई काम नहीं होता और ना ही झोला छाप डॉक्टरों पे किसी तरीके से कार्रवाई देखने को मिलती है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। वहीं ऐसा ही मामला आए दिन देखने को मिलते हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक चलाकर मरीजों के साथ या आम जनमानस के साथ खिलवाड़ करने का बिल्कुल पूरा मनोबल बना लिया है। जब इनके हाथों से मरीज बिगड़ती हालत हो जाती है, तब ये अच्छे हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहां पे जो है मरीज के साथ जो परिजन होते हैं, वो सिर्फ दम तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा रहता है और ना ही उनकी आशाएं भी खत्म होती नजर आती हैं। ऐसा ही कानपुर के बिल्हौर और कानपुर के सरसौल क्षेत्र में आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज, कानपुर। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में आज दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिल्ली बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल और साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का 100 दिन के कार्यकाल के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि कितने काम अब तक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दिल्ली बीजेपी की सरकार ने किए हैं। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ दिल्ली के तमाम विधायक, पार्षद और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोलते हुए कहा कि 100 दिन के अंदर जो कार्यकाल में बीजेपी के काम हुए हैं, जिन्होंने जनता का मन छू लिया है, 100 दिन के अंदर हमने तमाम एजेंडों पर काम किया है। जनता ने हमें 5 साल का समय दिया है और हम 5 साल के अंदर वो तमाम काम पूरे करके दिखाएंगे जिनका हमने वादा किया है। हालांकि वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बोलते हुए कहा है कि 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है। 11 वर्षों की गाथा अगर देखी जाए तो वो 70 वर्षों पर भारी पड़ेगी। 11 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने वो काम किए हैं जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सिंदूर ऑपरेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें पाकिस्तान और ऐसे लोगों के तलवे चाटती थी, इसी वजह से ये लोग हावी हो गए हैं। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन की अपार सफलता जिसे दुनिया लोहा मान रही है, वहीं ऐसे कई काम किए गए हैं जो आज देश की ज़रूरत थी। कई योजनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये बीजेपी की कार्यशैली है, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर देश काम कर रहा है और इसी की वजह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर प्रदेश में जीतती हुई आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। कल पुलिस भर्ती नियुक्ति पत्र अमित शाह ने दिया और बहुत अहम चीज़ थी। स्टेज पे उन्होंने ये कहा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जो हमारे मित्र हैं। इस लफ्ज़ को जैसे ही अमित शाह ने सभा में निकाला, कुछ ही देर में अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट कर दिया, इश्तिहार में नहीं था नाम मगर मित्र करके पुकारा, यानी चित्र मित्र, उस पर कटाक्ष किया अखिलेश यादव ने। यानी कटाक्ष इस तरीके से कि केशव प्रसाद मौर्य का जब नाम लिया अमित शाह ने, कल नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था पुलिस भर्ती का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। इस पे चुटकी लेते हुए एक्स पे पोस्ट किया अखिलेश यादव ने कि इश्तिहार में नाम नहीं मगर कहा अपना मित्र। तो ये संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली में
जो है केशव प्रसाद मौर्य की पैठ ज़्यादा मजबूत है योगी आदित्यनाथ की नहीं, ये अखिलेश यादव ये चुटकी लेके कटाश करके एक राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे हैं एक्स पे पोस्ट करके। तो इस तरह की जो राजनीति है, जो इंटरनली माहौल में भारतीय जनता पार्टी में होती थी और कहीं ना कहीं कयासबाजी लगाई जाती थी और कोई ना कोई कानाफूसी से इन बातों को बाहर निकाला जाता था, मगर अखिलेश यादव ने कटाश किया उन कानाफूसी और उन कयासबाजी पे मोहर लगा दी इस तरह की पोस्ट लिख के। और जब इस तरह की पोस्ट उन्होंने किया एक्स पे तो तहलका भी मचना ज़रूरी था, राजनीति गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश यादव हसीन सपने देखें और ये अमित शाह जी अच्छे तरीके से लोगों को नाम लेते हैं, पेश करते हैं। अगर उन्होंने संबोधन में मित्र भी कर दिया केशव प्रसाद मौर्य को तो क्या दिक्कत है। वो बता रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, इस वर्तमान में गृह मंत्री हूँ, शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का मेरे पास, मगर हम अपने अधीन जो हमारे अधीन काम किए हुए हैं, हमारी पार्टी में दूसरे नेता हैं, उनको हम अपना मित्र समझते हैं। ये एक अच्छा स्वभाव है, एक मिलनसारी स्वभाव है अमित शाह का। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। और आज ही चैनल पे मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हमारे जेके न्यूज़ पे सुबह सुबह कहा कि स्वभाव है अमित शाह का, इस पर कटाश करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अगर केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कह दिया तो इसमें यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का कोई कट डाउन है या ब्रजेश पाठक का कट डाउन हो गया। कभी कभी किसी का नाम ले लिया जाता है, तो इस पर अखिलेश यादव ज़्यादा खुश ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। और हसीन सपने ना देखें, सपने कभी पूरे नहीं होंगे। 2027 में फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और जो मंत्रीगण हैं उनका कहना है। मगर एक्स पे पोस्ट किया अखिलेश यादव, जब शायराना अंदाज में एक्स पे पोस्ट करते हैं तो चर्चा बनी जाती है, राजनीति होने लगती है। वही राजनीति आज लखनऊ की हर गली हर कूचे में और ख़ासतौर पर सत्ता की गलियारों में हो रही है, पत्रकारों के माध्यम से हो रही है, नेताओं के माध्यम से हो रही है, विधायकों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से। वो सत्ता का जो एनवायरनमेंट है ख़ासतौर पे हज़रतगंज और लखनऊ के इलाकों में, वो इसकी चाय की चुस्कियों के साथ ये जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। अब देखने वाली बात ये चर्चाएं कितना कामयाब होती हैं, कितना नहीं होती हैं, कि ये सिर्फ चुटकी है अखिलेश यादव की, वाकईन कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गुटबाजी है या नहीं है। कैमरामैन किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कौशाम्बी में हुई घटना को लेकर दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि कौशाम्बी की जो घटना है उसमें दोनों मौजूदा डिप्टी सीएम आपस में कहीं न कहीं जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से पिछड़ों के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे हैं और जो कौशाम्बी की घटना है, इस घटना में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जातियों में कहीं ना कहीं लड़ाई लगाई जा रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं कौशाम्बी घटना को लेकर चाहे ब्रजेश पाठक के ट्वीट को देख लें, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी, वहीं तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम दोनों डिप्टी सीएम आपस में जो कहीं ना कहीं जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इससे न्याय मिल पाना थोड़ा विलम्ब होगा। लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक और पिछड़ों पर लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत बीजेपी को पूरे प्रदेश से हटाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की रणनीति आने वाले 2027 में क्या कुछ समाजवादी पार्टी को पीडीए के जरिए फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ।